दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण संपादकीय। बेटियों की शिक्षा बदल रही है भाग्य। डॉक्टर समीका रवि जी। गुजरात के द्वारका में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने पूछा था कि कितनी महिलाओं ने 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाई की, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश बुजुर्ग महिलाओं ने हाथ उठाए। जब कारण पूछा गया तो बताया कि गायकवाड़ शासन ने अगर पिता अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे तो उन पर जुर्माना लगाता था। उस समय नियमों का कड़ाई से पालन होता था। इसी वजह से कई सास तो पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनकी बहुएं नहीं पढ़ पाई। यह एक बड़ी सच्चाई बताता है। केवल अच्छी नीयत ही काफ़ी नहीं, इसके साथ जवाबदेही, नेतृत्व और नीतियाँ भी जरूरी हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन नियम कानूनों का नहीं बल्कि सोच बदलने से जुड़ा है। यह परिवर्तन सिर्फ बेटियों को स्कूल जाने तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय समाज की नींव, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी को बदलने का है, ताकि बेटियों को बदलाव का सबसे सशक्त वाहक बनाया जा सके। और यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। मैंने तो बहुत कोशिश किया, मैं पढ़वे नहीं करा बच्चा, तो क्या करूँ मैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही मोदी ने समझा कि कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों की अशिक्षा और समस्याएं सिर्फ कानून के से हल नहीं हो सकती। इसके लिए जनता का सोच बदलना जरूरी था। बेहतर सुविधा और प्रोत्साहन भी देने थे। वर्ष 2003 में शुरू हुई कन्या केलवानी मुहिम इसी बदलाव का जरिया बनी। इसी अभियान ने बेटियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई और स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय जैसी बड़ी समस्या का हल निकला। शौचालय के अभाव में कई बच्चियां किशोरावस्था में पढ़ाई छोड़ देती थी। उक्त योजना के नतीजे बड़े सकारात्मक रहे। एक समय राष्ट्रीय औसत से कम रही गुजरात में महिला आरक्षण साक्षरता दर बढ़कर 70% तक पहुंची। तब राष्ट्रीय औसत 64% था। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इस लक्षित जिलों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 90% तक घट गई। मोदी ने यह नीति को सिर्फ सरकारी योजना नहीं रहने दिया बल्कि जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिले उपहारों की नीलामी से लड़कियों की शिक्षा के लिए 19 करोड़ रुपये जुटाए और खुद 21 लाख रुपये का व्यक्तिगत योगदान भी दिया। इन प्रयासों से एक मजबूत संदेश गया कि बेटियों की शिक्षा केवल सरकार का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। गुजरात की सफलता से प्रेरित होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वर्ष 2015 में पूरे देश में शुरू किया गया। इसके 2 उद्देश्य था, पहला कन्या भ्रूण हत्या रोकना और दूसरा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। शुरुआत में यह योजना 100 जैसे जिलों में लागू हुआ जहां लिंगानुपात की स्थिति सबसे खराब थी। बाद में यह पूरे देश में लागू की गई। इस योजना का लिंगानुपात सुधार पर सीधा असर पड़ा। 2015 में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 919 थी, वह 2019-20 तक बढ़कर 929 हो गई। लिंगानुपात में सुधार तो इस तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। बड़ी बदलाव शिक्षा के जरिए आकार ले रही है। बेटियों की शिक्षा कई सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं आमतौर पर देर से शादी करती हैं और कम बच्चे पैदा करती हैं। भारत की कुल प्रजनन दर अब 2.0 पर आ गई है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के स्तर से भी कम है। यह बदलाव सीधे तौर पर महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और कामकाज में भागीदारी से जुड़ा है। शिक्षित महिला गर्भावस्था और प्रसव के समय देखभाल के लेकर भी सावधानी बरतती हैं। बालिका शिशु मृत्यु दर में आ रही कमी इस रुझान का पुष्ट भी करती हैं। कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जरूर कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़ रही है। ये वे क्षेत्र जहां पढ़ाई और कौशल का सबसे अधिक महत्व है। महिला अब सैन्य अधिकारियों से लेकर टेक, स्टार्टअप और CEO पद को संबोधित कर रही है, जिनका कल्पना कभी उनके कारोबारियों ने भी नहीं की होगी। अध्ययन बताते हैं कि शिक्षित माताओं के बच्चे पढ़ने में बेहतर करते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ये सशक्तिकरण का एक सकारात्मक चक्र है जो हर पीढ़ी को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश के हालिया सर्वे के अनुसार 89.5% लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानते हैं और 63.2% का कहना है कि इस योजना ने उन्हें बेटियों की स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया है। समाज में जल्दी शादी टालने और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन भी किया है। यह रुझान उस सोच में बदलाव को
दरअसल जो कभी बेटियों को पूरी तरह से स्कूल जाने से रोक दिया था, बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन और इस सोच पर अब तक की प्रगति हमारे समाज के विकास और पूरे देश के बदलते सांस्कृतिक सोच का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह बदलाव गहरा है जिसे युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सोच समझकर बनाई गई प्रभावी नीतियाँ संभव बन रही हैं। इन पहलों का दीर्घकालिक असर और भी स्पष्ट होगा क्योंकि यह एक सकारात्मक चक्र न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समुदायों को बेहतर बनाता है। आज की पढ़ी लिखी बेटियां सिर्फ छात्राएं नहीं बल्कि वह कल की संभावित नेता, नीति नियंता और बदलाव लाने वाली शक्ति हैं। शिक्षित बेटियों की भविष्य में पारिवारिक आय में योगदान करने और बच्चों की शिक्षा में निवेश करने की अधिक संभावना भी होती है। महिला शिक्षा में दिख रही प्रगति को लेकर हम भविष्य को लेकर आश्वासित हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए बदलाव आगे और गति पकड़ेंगे। इससे एक ऐसा समाज आकार लेगा जहां हर लड़की को सीखने, पढ़ने और सफल होने का समान अवसर मिले। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरा समाज को आगे ले जाते हैं। विकसित देश बनने की बड़ी बाधा, राजीव सचांग जी का लेखक। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अपने देश में वह नियंत्रित होने का भी नाम नहीं ले रहा है। इसके हैरान परेशान करने वाला उदाहरण सामने आते ही रहते हैं। ताज़ा उदाहरण पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के रूप में है। भुल्लर को एक स्क्रैप व्यापारी से 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने रिश्वत लेने के लिए जिस दलाल को रखा था वो उसकी भी गिरफ्तारी हुई। खबरों के मुताबिक डीआईजी साहब स्क्रैप व्यापारी से 8 लाख रुपये महीने की रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई ने उसे गिरफ्तार करने के बाद मोहाली, अंबाला आदि शहरों में उनके कई ठिकानों पर छापामारी की तो 7.5 करोड़ रुपये नकद और 2.5 किलो सोना मिला। उनके पास से 50 से ज़्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले और मर्सिडीज, ऑडी समेत कई महंगी गाड़ियां भी। कहना कठिन है कि उन्हें भ्रष्टाचार के जरिए कितनी संपत्ति जमा की होगी, क्योंकि अभी इसका विवरण नहीं आया है। उनके बैंक खातों में कितना पैसा है और लॉकरों में क्या रखा है। जो आसानी से कहा जा सकता है वह यह है कि ये दोनों हाथों से संपदा बटोर रहे थे और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वे संपन्न घर के थे। उनके पिता पंजाब के डीआईजी रह चुके हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि भुल्लर अकेले ऐसे अफसर होंगे जो अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल का भ्रष्टाचार में लिप्त थे? ऐसा हरगिज नहीं कहा जा सकता। वैसे भी पहले ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो भ्रष्टाचार के लिप्त पाए गए। हर माह 2 माह में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सामने आते ही रहते जिनके पास से काली कमाई करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं। भुल्लर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही गुवाहाटी में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारी और रीजनल अफसर एम रितेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई के 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। उनके पास से 2.62 करोड़ रुपये नकदे मिले। इसके अलावा यह भी पता चला कि दिल्ली एनसीआर में 9 लग्जरी फ्लैट, 1 प्रीमियम ऑफिस स्पेस और 3 रेजिडेंशियल फ्लैट भी हैं। इसके साथ ही 1 फ्लैट बेंगलुरु में, 4 फ्लैट, 2 फ्लैट गुवाहाटी में, 2 फ्लैट और कृषि भूमि इम्फाल में भी मिली। वाह, इसके यहाँ 9 महंगी गाड़ी भी। अरे वाह। सीबीआई को उनकी कई संपत्ति बेईमानी होने का संदेह है। वे नेशनल हाईवे 37 के काम की समय सीमा बढ़ाने और कंपिलेशन सर्टिफिकेट जारी करने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। अब आप यह और अच्छे से समझ सकते हैं कि आप देश में दोयम दर्जे का निर्माण क्यों होता है और क्यों सड़कें, पुल आदि बनने से कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां किसी तरह का निर्माण होता है वहाँ भ्रष्टाचार है। इसी तरह जहाँ भी किसी तरह की सरकारी अनुमति, अनुमोदन, निरीक्षण, प्रशिक्षण, प्रमाणन, नवीकरण आदि हैं, वहाँ भी लेन देन है। कहीं कहीं तो इसके रेट भी तय हैं। वाह भाई वाह। अपने देश में जायज़ काम भी नाजायज़ तरीके से यानी पैसे लेकर होते हैं। इससे सरकारी कामों की गुणवत्ता गिरती है और नियम कानूनों की अनदेखी होता है।
इसके नतीजे में अव्यवस्था फैलती है, असंतोष बढ़ता और देश की प्रगति थमती है। इसी कारण भारत के विकसित बनने का सपना पूरा होना कठिन है। आखिर जब देश के विकसित बनाने में सहायक बनने वाला तंत्र ही उसमें बाधक बनेगा तो लक्ष्य कैसे पूरा होगा। भ्रष्ट सरकारी तंत्र किस तरह देश को क्षति पहुंचा रहा है और उसकी बदनामी करा रहा है, इसका एक उदाहरण बीते दिनों विपाप्त कफ सिरप में 25 से ज़्यादा बच्चों की मौतों के रूप में सामने आया। प्रारंभिक जांच पड़ताल से पता चला कि दवा निर्माण से लेकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया अनदेखी उपेक्षा का शिकार थी। यह समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए कि इन अनदेखी उपेक्षा का मूल भ्रष्टाचार ही रहा होगा। जब विषाक्त कफ सिरप का मामला सतह पर था तब देश भर में नकली, मिलावटी खोया, मिठाई आदि से सैंपल बड़े पैमाने पर पकड़े जाने की खबरें आ रही थी। यदि ऐसा खबरें बड़े त्यौहार के समय ही आता तो इसका यह मतलब नहीं कि शेष दिनों नकली, मिलावटी खाद्य सामग्री नहीं बिकती। वास्तव में यह काम हर समय होता है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि हमारे औसत नेता भ्रष्ट हैं। इनमें पार्षद से लेकर मंत्री तक शामिल है। सरकार यह दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। यदि ऐसा कोई नीति सचमुच होती तो क्या हरचरण सिंह भुल्लर और रितेन कुमार सिंह जैसे अधिकारी अकूत संपत्ति का स्वामी बन सकते थे। उक्त दोनों अधिकारी को जेल भेज दिया गया और वे निलंबित भी कर दिए गए। इस बार सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता क्या ये दोनों कठोर दंड के भागीदार बनेंगे। खुल्लर ने जेल ले जानते समय कहा कि उन्हें भरोसा है कि वह कोर्ट इंसाफ करेगा। पता नहीं रितेन कुमार सिंह ने क्या कहा, लेकिन वे भी अदालतों पर भरोसा जता रहे हैं तो हैरानी नहीं, इसलिए नहीं कि देश ने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट को जिस जज के यहाँ करोड़ों के अधजले नोट मिले वे तकनीकी रूप से अभी भी जज बने हुए हैं। वह हमारे चलो कोई बात नहीं, चलो भैया। कितना खरा है सोने का दांव। अभिषेक कुमार सिंह, संस्था टेली परफॉर्मेंसी के संबंध। सिर्फ कहावतों में नहीं बल्कि विज्ञापनों में भी यही उक्ति स्वर्ण की अहमियत दर्शाते हुए जब खूब इस्तेमाल की जाती हैं। जब घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना। भारत को देखें तो उक्त इस अर्थ में चरितार्थ होता है कि आम आदमी के घरों में 35,000 टन सोना गहनों के रूप में निष्क्रिय पड़ा है। लेकिन तेज मांग और स्वर्ण उत्पादन में पिछड़ने की वजह से यह धातु कीमतों के मामले में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल, कई देशों में हुए युद्ध और अनेक आर्थिक कारणों के बीच से सोना परंपरागत भरोसे के साथ आर्थिक सुरक्षा का एक ऐसा प्रतीक बन गया है कि जिसके बारे में फिलहाल कहा जा सकता है कि इसकी चमक आने वाले वक्त में भी कभी फीका ना पड़ेगी। लेकिन सोने की लगातार बढ़ती कीमत कई चिंता भी पैदा करती रही है। अगर इस धातु की कीमत इसी तरह बढ़ोतरी रही तो देश का एक बड़ा वर्ग अहम अवसरों पर भी स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी से वंचित रह सकता है। इसमें निवेश के जरिए भविष्य को सुरक्षित करने में लोगों की मंशा भी अधूरी रह सकती है। खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ संबंधी नीतियों की वजह से पूरे विश्व में शेयर बाजारों में जो उथल पुथल पैदा हुई, इससे सुरक्षित निवेश के विकल्प में सोने की बढ़ती कीमत उस लोगों की पहुंच से बाहर बना रही है। एक आशंका यह भी है कि ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी सोने की कीमत में कोई अचानक ऐसी गिरावट न आ जाए जिससे हाल की अवधि में पैसा लगाने वाले निवेशक जमीन पर आ जाए। यूं तो 2020 के बाद से सोने की कीमत में निरंतर वृद्धि होती रही, लेकिन इसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी इस वर्ष हुई। 24 कैरेट सोने की कीमत 1.34 लाख रुपये प्रति तोले 10 ग्राम है। यह बढ़ोतरी पिछले एक साल की अवधि की तुलना में लगभग 50% ज़्यादा है। कीमत में हुई यह वृद्धि न केवल बाजार की अस्थिर परिस्थितियों को दर्शाता है बल्कि भारतीय समाज में सोने की प्रति सतत और अस्थायी लगाव को भी प्रतीक है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सोने की कीमत में ताजा वृद्धि के बाद भारत में परिवारों के पास पहुंच सोने की कुल कीमत लगभग 316 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गई है। यह भारत की कुल सकल जीडीपी का 89% है। वैसे वैश्विक स्तर पर सोने के दाम बढ़े हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी ने इस वृद्धि को और बढ़ा दिया है। चूँकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग
98% सोना विदेश आयात करता है और इसका भुगतान डॉलर में करता है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट ने सोने का स्थानीय कीमत पर सीधा असर डाला है। अब जब रुपया कमज़ोर होता है तो विदेश से आयातित सोना महंगा पड़ता है, इसकी घरेलू कीमत और बढ़ जाती है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि इसी अवधि में एक अन्य कीमती धातु चांदी के दाम भी बढ़े। चांदी की कीमत हाल में 1,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं। बेस कीमती धातुओं में इस उछाल के कुछ तत्कालिक कारण भी हैं, जैसे 3 साल में जारी रहे युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी चीन व्यापार तनाव और वैश्विक मुद्रास्फीति। इन कारणों से दुनिया भर के निवेशकों और सरकारी बैंकों को सोने की ओर मोड़ा है। असल में सोने हमेशा के लिए अस्थिर समय में सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी जोखिमपूर्ण निवेशक में गिरावट आती है तो निवेशक सोने में धन लगाते हैं। यही वजह है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संकट के बाद सोने की कीमत में तेज उछाल आ रहा है। खुद सरकारी बैंक इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। वर्ष 2024 और 25 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अकेले 2024 में 73 टन सोना खरीदा और 2023 की तुलना में 4.5 गुना अधिक। यह इस बात का संकेत है कि सरकार और वित्तीय संस्थान अपने मुद्रा और निवेश भंडार में डॉलर को हटाकर उसे सोना जैसी स्थिर संपत्तियों को बदलना चाहता है। यहाँ तक कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नरम नीतियों और ब्याज दरों की संभावित कटौती ने भी निवेशकों की ज़्यादा आकर्षित रिटर्न के लिए सोने की ओर झुकाने का मजबूर किया है। उल्लेखनीय है कि ब्याज दरें कम होने से बैंक जमा और बॉन्ड पर मिलने वाले लाभ घटता है, जबकि सोने में निवेश तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। घटेगी मांग और गिरेगी कीमत। हालांकि बीते 25 वर्षों में सोने में किए गए निवेश से निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है, लेकिन बीच बीच में इसकी कीमत में मामूली तौर पर गिरावट भी आई है। ऐसा खास तौर पर तब होता है जब सोने की कीमत अचानक काफ़ी बढ़ जाती। इस समय लगभग वैसी ही माहौल है, इसलिए विश्लेषक कह रहे हैं कि सिर्फ मुनाफा कमाने के उद्देश्य से सोने में निवेश करने वालों को कुछ समय तक धीरज रखना चाहिए। त्योहारी और शादियों के सीजन में पैदा हुई मांग में कमी आती है, इसकी कीमत नियंत्रित हो सकती है। त्योहारों के दौरान गहने की कीमत 15% गिरावट आई है, जिससे सोना कुछ सस्ता हुआ था। उस दौरान ऊंची कीमतों के कारण कई उपभोक्ताओं को पुराने गहनों की अदला बदला या सोने की गिरवी रखकर कर्ज लेने के शुरू किया, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारतीय संस्कृति के साथ सोने के जुड़ाव के कारण उनकी मांग में जायज़ गिरावट आना, यह मांग पूरी तरह से खत्म होना लगभग असंभव है। हालांकि किसी कारण से भारत के सोने घरेलू मांग में कमी आती है तो वैश्विक कीमत पर का दबाव पड़ सकता है। कीमत इसकी जगह यह भारत वर्तमान में वैश्विक सोने की खपत का लगभग 26% हिस्सा रखता है। ऐसे में मांग में थोड़ी गिरावट भी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। वैकल्पिक निवेश और उपभोक्ता प्रवृत्ति। हालांकि सोने की गहनों के प्रति एक सांस्कृतिक मानसिक लगाव तो पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन अब भारतीय निवेशक इसमें निवेश के वैकल्पिक माध्यम की ओर देख रहे हैं, जिसमें डिजिटल गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना ने लोगों के लिए नए विकल्प दिए हैं। शहरी वर्ग अब निवेश के अपने पोर्टफोलियो को वैविध्यपूर्ण बना रहे हैं। कुछ निवेशक की नज़र में सोना संपत्ति अर्जन का एकमात्र माध्यम नहीं रह गया। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारतीय घरानों की संपत्ति में शेयरों और बॉन्ड का हिस्सा बढ़कर 15.1% पहुँच गया है और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक विकल्प चांदी में भी मिल रहा है, बल्कि एक वर्ष चांदी ने तो सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले एक वर्ष में चांदी ने 63% का रिटर्न दिया। चांदी की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, सोलर और पैनलों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इसकी औद्योगिक उपयोग को बढ़ाना है। असल में चांदी उत्पादन आमतौर पर अन्य धातुओं के खनन से दौरान सह उत्पाद के रूप में होता है, जिससे इसकी सप्लाई सीमित रहती है और कीमतें ऊँची होती हैं। इसके अलावा दबाव और इलेक्ट्रिक वाहनों में चांदी के इस्तेमाल से इसकी मांग आपूर्ति में संतुलन गड़बड़ाया है, जिससे इसकी कीमत ज़्यादा होती बढ़ी है। भविष्य की राह। सवाल क्या है, सोने के आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा या फिर इसमें स्थिरता आएगी? वैश्विक स्तर पर किए जा रहे आकलन के मुताबिक ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्धों के स्थितियाँ बनती रहेगी और भू राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी तो सोने और जैसे ऊँची कीमत
तक पहुंच हो सकता है। खासतौर में कि फेडरल रिजर्व बैंक के रवैये बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसकी ओर से बाजार दरों में ढील जारी रखने पर सोने की कीमत आगे भी बढ़ सकती है। जहाँ तक भारत की बात है तो इसमें स्थिरता रहते हैं तो भविष्य में रुपये में स्थिरता आती है और घरेलू निवेश के दूसरे विकल्प मजबूत होते हैं। सोने की कीमत को धीरे धीरे कमी आ सकती है। ऐसे में सोने की कीमतों तेजी का दौर अपने अंतिम चरण में पहुंच सकता है। अब यह कीमत धातु अपनी स्थिर कीमत के साथ लोगों की पहुंच में आ सकती है। सोने का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ। हमारे देश में सोना सिर्फ एक निवेश का माध्यम नहीं बल्कि इसमें पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। पूजा संस्कारों, हिंदू रीति रिवाजों में तो इसे और भी महत्व दिया गया है। नामकरण, गृह प्रवेश और विवाह जैसे हर शुभ अवसर पर सोने की कमी न किसी रूप में उपस्थित अनिवार्य माने जाते बल्कि शादी ब्याह में मंगलसूत्र, कान के झुमके, गले का हार, बिछिया या कड़ा, इन सभी में सोने का प्रयोग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जोड़ा जाता है। एक आकलन कहता है कि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से अधिक विवाह होते हैं, जिनमें से औसतन प्रत्येक विवाह में 30 से 50 ग्राम सोने का उपयोग होता है। इसके अलावा धनतेरस, दीपावली, अक्षय तृतीया और पोंगल जैसे त्योहारों में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके कारण सोने की मांग में त्योहारी और मौसमी उछाल आता रहता है। इसके अलावा सोने का पारिवारिक संपत्ति के रूप में भी काफ़ी महत्व है। वैसे तो एक निष्क्रिय संपत्ति है, यानी यह सोना प्रयोग में नहीं आता, लेकिन इसे घरेलू बचत का हिस्सा तो है कह ही सकते हैं। किसी आर्थिक कठिनाई के समय घरों में रखी गई सोना लोगों को राहत देता है। ग्रामीण इलाकों में भी सोना सबसे भरोसेमंद संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि वहाँ इसे आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। गाजा के हरित विनाश चिंताजनक। गाजा में युद्ध विराम भले ही हो चुका हो, लेकिन बीते 2 वर्षों के दौरान इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई भीषण बमबारी ने मानवता अर्थव्यवस्था को जो गहरी चोट पहुंचाया उसके आंकड़े डरावनी हैं। वहीं तस्वीर दूसरा घरेलू पहलू यह है कि संदर्भ में गाजा के पर्यावरण का ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी कीमत स्थानीय आबादी को दशकों तक चुकानी पड़ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध संबंधी गतिविधियों ने गाजा क्षेत्र के 6 करोड़ टन से अधिक मलबा उत्पन्न हुआ है, जिसे हटाने में 1 दशक से भी अधिक समय लग सकता है। युद्ध के दौरान गाजा के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ का 98% जमीनें बंजर हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार इन क्षेत्रों में मौजूदा 97% पेड़ नष्ट हो चुके हैं, जबकि 82.4% वार्षिक फसलें, 95.1% झाड़ीदार भूमि और 89% घास भूमि के नष्ट होने का अनुमान है। वनस्पति का आवरण के विनष्ट होने का तत्काल प्रभाव स्थानीय पर्यावरण, जैव विविधता और समाज पर देखने को मिल सकता है। इससे न केवल ऑक्सीजनों में कमी, श्वसन विकारों में वृद्धि आएगी, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का असर भी बढ़ सकता है। विस्फोटकों और रसायनों के बोझ से गाजा की जमीन विषैले हो चुके हैं। इससे मृदा की उत्पादन क्षमता के साथ साथ भूमिगत जल के प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है, जिससे हालात भयावह होते जा रहे हैं। युद्ध जन मलबों ने मृदा के उपजाऊपन को सर्वनाश कर दिया है। इससे 1500 एकड़ से अधिक की खेतिहर जमीन प्रभावित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मृदा की खोई हुई उपजाऊपन को बहाल करने के लिए 25 वर्ष से अधिक के समय लग सकता है। गाजा में खेती लायक जमीन केवल 232 करोड़ एकड़ ही बची है। भूमि की उर्वरता का दंश न केवल अनाज उत्पादन में पड़ेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा का सवाल भी समीचीन हो उठा है। युद्ध जनित अपशिष्टों के उचित निस्तारण का अभाव भूजल को भी जहरीला बना सकता है। संघर्ष के बढ़ने से पहले ही गाजा प्राकृतिक जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है। युद्ध से पहले वहाँ 97% भूजल विश्व स्वास्थ्य संगठन के पेयजल मानकों को पूरा नहीं कर सकता था। युद्ध के बाद भूजल की स्थिति और भी तकलीफदेह हो सकती है। निम्न गुणवत्ता का पेयजल सेहत पर प्रतिकूल असर डाल सकता है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जल स्रोतों में अपशिष्टों के सामने से पेयजल और कृषि आदि के लिए प्रयुक्त जल के दूषित होने की कीमत मानवता को ही चुकानी होगी। आधुनिक युग में युद्ध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। न केवल वैश्विक शांति के आदर्श को प्रभावित करता है, बल्कि वर्तमान भावी दोनों पीढ़ियों के कई आधार पर गहरी चोट भी देता है।
मुक्तकी की भारत यात्रा के मायने। डॉक्टर प्रमोद यादव, अतिथि प्रवक्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डुरंड रेखा को लेकर पुराना विवाद है, किंतु इन हाल में बड़े संघर्ष के मुख्य दो कारण। पहला कारण भारत और पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण वहां अपने आतंकी शिविरों को अब गुलाम कश्मीर से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि वह भारतीय हमले का शिकार न बन सके। इन आतंकी ठिकानों की लश्कर-ए-तोयबा संचालित करता है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का स्थानीय रूप सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें अफगान तालिबान का समर्थन प्राप्त है। दूसरा कारण ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्रों में प्रचलित दो इस्लामिक विचारधाराओं में टकराव को लेकर है। लश्कर-ए-तैयबा इस्लामिक विचारधारा पहले हदीस का प्रतिनिधित्व करता है, जो कुरान और हदीस के अक्षरश पालन पर बल देता है। इसका प्रमुख लक्ष्य भारत पर हमले करना और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, जबकि दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जिसे अफगान तालिबान का समर्थन प्राप्त है, हनफी विचारधारा का अनुसरण करता है। टीटीपी कुरान और हदीस की व्याख्या स्थानीय परंपराओं और देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार तथा उलमा की व्याख्या के आधार पर करता है, तथा पाकिस्तान की सरकार का विरोध करता है और हनफी परंपरा का प्रसार भारत स्थित प्रमुख संस्थान देवबंदी करता है। देवबंद की स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतमी और रशीद अहमद गंगोई ने सहारनपुर में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ इस्लामिक शिक्षा को मजबूत करना और सुधार लाना था। देवबंद की प्रसिद्ध विद्वान अबेदुल्ला सिंधी 1915 में काबुल पहुंचे और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के सहयोग से इस्लामिक विचारधारा को मजबूत किया। उबैदुल्ला सिंधी ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह खां को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध घोषित करने के लिए प्रेरित किया तथा जर्मनी और तुर्की के सहयोग से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में रेशमी रुमाल षड्यंत्र द्वारा विद्रोह की योजना बनाई, किंतु ब्रिटिश सरकार को इसका पता चल गया और विद्रोह को दबा दिया। 1915 में जब राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार का गठन किया, तब बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री था, उबैदुल्ला सिंधी गृह मंत्री बने थे। 1940 के बाद जब मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग को तेज किया, तब सिंधी दो राष्ट्र सिद्धांत के बजाय एक समावेशी भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक में आए। उनका कारण, जब भारत का विभाजन हुआ तो खैबर पख्तून क्षेत्र के लोगों ने खान अब्दुल खान के नेतृत्व में विभाजन का विरोध किया। वे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। 1980 के बाद जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब तालिबान ने अमेरिका और सऊदी अरब के सहयोग से सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़ने की बाध्य किया। तब 1994 में काबुल पर कब्जा कर तालिबान सरकार की स्थापना की, किंतु 9/11 हमले के बाद जब अमेरिकी ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया, तब एक बार फिर तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आ गई। 2021 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने पुनः अफगानिस्तान में सत्ता संभाली और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के संबंधों में कड़वाहट के दौर शुरू हो गया। इन ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने तालिबान सरकार के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी हाल में भारत यात्रा पर आए थे। यह कदम पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत यह निर्णय न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का भी एक नया मोड़ दर्शाता है। भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के विकास और स्थिरता में रुचि दिखाई और तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारत का तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाना एक रणनीति का हिस्सा है, जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों के प्रति भी साकार करेगा। दियो का संदेश। दियो का संघर्ष केवल अंधकार से लड़ने का नहीं, वह एक विचार है जो लड़ता है उस विचार से जो सर्वत्र अशुभ, तिमिर और अज्ञान का प्रसार करना चाहता है। वैचारिक लड़ाई शारीरिक अथवा शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसके निहितार्थ और गहरे होते हैं। इसका संदेश बड़ा होता है। दिए अपने संघर्ष को स्वयं चुनता है, वह किसी अन्य की प्रतीक्षा नहीं करता और न किसी के सहयोग की उपेक्षा करती है। वह बस तेल और बाती के साथ लेकर अंधकार को
ललकारने लगता है। उसका उद्देश्य अपनी अस्तित्व को गलाकर उजास का उल्लास बिखरने। दिया प्रेरणा का प्रतीक है। एक अकेला दिया हजारों लाखों दियों को रोशन करने की अद्भुत क्षमता रखता है। फिर से दिए मिलकर दीप मलिका बनाते हैं। दीप मल्लिकाएँ अंधकार को परास्त कर प्रकाश एवं उजास का राजाभिषेक करती हैं। दियों की बाती से निकलने वाली ज्योति अपने परिसर को जगमगा कर देती हैं। वह किसी उद्देश्य से जल रही होती है। उसका योगदान अनिति, अधर्म और अंधकार को परास्त करने के लिए ही हो रहा है। एक महान उद्देश्य के लिए वह स्वयं का मर्दन भी हर्ष स्वीकार कर लेती हैं। किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ग में अनेकों संकट और कंकट आते रहते हैं, जो उनकी परवाह किए चलते हैं वही स्वयं को और जग को जगमगाते हैं। हमें भी अपने जीवन के अंधकार से लड़ने के लिए स्वयं को बाती बनाकर देह के दीपक को जलाना होगा। यह दिया हमारे व्यक्तित्व को अलौकिक करेगा। इसकी क्रांति हमारे आभामंडल को सुशोभित करेगा। छोटे से दिए का बड़ा संदेश हमें अनुभव कर स्वीकार करनी चाहिए। दिए की जगमग करती ज्योति जीवन के वास्तविक सत्य को उद्घाटित करती हैं। यह परमार्थ के शाश्वत संदेश देती हैं।